So welcome back. This is lecture 14 of PGBP and this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, ये lecture 14 है हमारा PGBP का. Okay, so ये प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे. ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन 8 जो हमने लास्ट किए थे. ओके, फॉर एक्चुअल कॉस्ट. इसमें ओके तो इसमें बस एक ही पॉइंट है, जब ये प्रॉब्लम्स हम लोग करते रहते हैं जस्ट रिमेंबर कि एडिशनल डिप्रिसिएशन इज ओनली फॉर न्यू एसेट. ओके, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज ऑलवेज गिवन ओनली फॉर न्यू एसेट. ये निकालने के हमारा जो फ्लो रहता है उसके साथ साथ हम लोग इसमें ये गलती काफी कर देते हैं कि 4 लाख जो है इसकी जगह 14 लाख का निकाल देते हैं एडिशनल. ठीक है, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. योर एडिशनल डिप्रिसिएशन will always be for new asset only. ठीक है, so now next is consequences of changes in rate of exchange rate of currency. ठीक है, अभी ये होता है कि काफी सारे assets जो है lot of businessmen they buy assets from outside. ठीक है, तो इंडिया के बाहर से assets खरीदते हैं काफी businessmen. Okay, so they buy assets from outside. Okay, अब ये इससे ये होता है कि many times when they buy either they have an installment mechanism. ठीक है, okay, or they buy it under a loan. Normally लोन के थ्रू लेते हैं और इंस्टॉलमेंट मैकेनिज्म. इंस्टॉलमेंट मतलब बेसिकली यू कैन से इट्स लोन डायरेक्टली फ्रॉम द वेंडर, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? इंस्टॉलमेंट. ओके, और आप वेंडर को पूरा अमाउंट दे रहे हो और बाहर की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यू आर टेकिंग लोन, बैंक या किसी से. ओके, तो ये दो चीज इसमें हो सकती है. इसमें जो है बट ये पॉसिबल है कि बाहर से आपने लिए हुए एसेट, so every year there is a possible currency fluctuation. Okay, so every year there is a chance of fluctuation of currency. chance क्या fluctuate होता ही है. Okay, currency में fluctuation आता है. ठीक है, so what will happen? Question ये है कि आज इस साल मैंने एसेट ले लिया. I bought the asset say this year. ठीक है, now my asset is capitalized. एसेट हो गया कैपिटलाइज्ड. ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर करेंसी फ्लक्चुएट हो गया और बेस्ड ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन मेरा लोन का रिपेबल अमाउंट हैज बीन चेंज्ड. ओके, इट हैज इंक्रीज्ड. लोन अमाउंट टोटली जो है मेरा इट गॉट इंक्रीज्ड इन ऑल बाय से 50,000. ठीक है, ये इंक्रीज क्यों? ये कैपिटलाइज हो गया मेरा एसेट ऑलरेडी. ठीक है, आई हैव कैपिटलाइज्ड, ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड नाउ. इसके बाद इसके कुछ क्रेडिट्स आर स्टिल देयर, राइट? मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, आइदर इंस्टॉलमेंट देना है और लोन चुकाना है, लोन का इंस्टॉलमेंट देना है. ओके, राइट, दिस थिंग इज स्टिल देयर. ये तो अभी बिकॉज ऑफ रेट ऑफ करेंसी इसका वैल्यू इन्फ्लेट हो रहा है या इसका वैल्यू इन्फ्लेट हो रहा है. नेक्स्ट ईयर आई हैव टू नाउ पे एडिशनल 50,000 बिकॉज ऑफ व्हाट? इंक्रीज इन रेट ऑफ करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज के चेंज होने के कारण, और कोई चीज से नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है. तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये पॉइंट बता रहे हैं. ओके, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन द रेट ऑफ करेंसी. इसमें क्या है फर्स्ट थिंग? SSC has acquired any asset from a country outside India. ठीक है, एसेट अक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ये है. और
चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज हुआ है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ओके, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन इंक्रीज और रिडक्शन इन लायबिलिटी। दोनों तरफ से हो सकता है, योर लायबिलिटी कैन इंक्रीज और योर लायबिलिटी कैन रिड्यूस आल्सो, राइट। चेंज ऑफ रेट ऑफ करेंसी, करेंसी का दाम गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ओके, it can fall or it can rise as well, okay, so based on that you have an increase or reduction in liability, ठीक है। so liability of towards the whole or part of cost of asset, ठीक है। एसेट का जो पैसे मैंने जो बताया जैसे आपको, that liability is increasing or reducing, ठीक है। तो लोन आपको जो आप वापस कर रहे हो, okay, that you have to now repay more amount। वैसे तो है जो बेस इज द सेम, बट करेंसी का फ्लक्चुएशन के कारण यू विल हैव टू पे मोर रुपीज नाउ, ओके। ये है व्हाट्स द होल ऑफ द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टुवर्ड्स द रिपेमेंट ऑफ मनी इज बोरोड। सर पहला पार्ट ये बोल रहा है कि जैसे ये इंस्टॉलमेंट मेथड समझ लीजिए, तो डायरेक्टली आप वेंडर को दे रहे हो तो उसका कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, ओके, दिस लाइक एन इंस्टॉलमेंट पेइंग, यू आर पेइंग डायरेक्टली टू द वेंडर। दूसरा है लोन वाला जो मैंने बोला, दिस इज द लोन पार्ट थिंग। सो बोथ आर बेसिकली I mean more or less the same, ठीक है, ठीक है। तो ये सब लोन बड़ा है, और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे नहीं इंटरेस्ट ऑन दिस और समथिंग, तो वो भी इंटरेस्ट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ रेट ऑफ करेंसी, ठीक है। रेट ऑफ करेंसी बड़ा है इसीलिए योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। रेट ऑफ चेंज इन रेट, देयर इज अ इंक्रीज इन रेट ऑफ करेंसी, रेट ऑफ एक्सचेंज, ओके, and because there is an increase in the rate of exchange, ठीक है, your liability has increased, or suppose आपने you have not paid immediately, हो सकता है कि some interest value has also increased because of that, okay। तो ये जब बढ़ता है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये हमको देखना है। इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण योर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग, तो उसको क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे कि पीएनएल में डायरेक्ट डेबिट करेंगे, ओके, whether you will add it in actual cost or you will debit the P&L, what to do, that's what we are seeing here. Liability increased or reduced at the time of making payment irrespective of the method of accounting, ठीक है। liability increased or reduced at the time of making payment, ठीक है, irrespective of the method of accounting। so इसमें आपको ये देखना ही नहीं है कौन सा कैश बेसिस, ये सब कुछ भी नहीं, just see whether his liability is increasing or not, जो पे कर रहा है पेमेंट वैल्यू has it increased or not, but that's all you have to see। shall be, so what you have to do यहाँ पे बता, shall be added to or deducted from actual cost, ठीक है, shall be added to or deducted from actual cost, so whatever is your actual cost and whatever depreciation and all you have already charged, right, depreciation आप already deduct कर लोगे, okay, and you will WDV will go on moving from year to year, right। so from that WDV in whichever year your because of change in rate of currency your liability has increased, you just have to add it to that WDV, that's all, ठीक है, just consider it as an additional expense, वो है। और इसके अलावा, ठीक है, if the asset is transferred, you have sold that asset but your block exists, okay, then still you will get that deduction, you will be able to deduct it from WDV, it's your expense, you are being given the credit, ठीक है। if block itself is not there, then you can treat it as capital expenditure or receipt, still you are going to get the deduction of that, okay। so if liability is met by any other person or authority, then not taken into account, you have taken any insurance or anything, okay, and or any other contract, जिसको हम जैसे forward exchange contract वगैरह बोलते हैं, okay। so I'll explain that in the coming section कैसे how it works forward exchange contract, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई और, if someone else is bearing your increase in जो increase in liability due to currency exchange, if someone else is bearing it, then of course it will not be taken into account, जो हमने ऊपर ही देखे थे the definition of actual cost, correct।
If it's met by any other person or authority, we will not take it in actual cost. So let us see this problem now. इसमें से clear हो जाएगा एकदम ये problem से. If you have any doubt also, it will get cleared. But it's quite straightforward. Narang Textile Limited purchased a machinery from Germany. जर्मनी से मशीन लिया है. Cost is euro 1 lakh on this date 3/9/2020. कैसे लिया है? Through a term loan of Fortune Bank Limited. ठीक है, he has bought it on loan. Okay. Exchange rate on the date of acquisition is 65. ठीक है, the exchange rate on the date of acquisition is rupees 65. ठीक है, इस डेट में when he acquired it was 65. So what he paid actually, हमको यहीं से पता चल सकता है. He paid 65 into 1 lakh. 65 lakhs he paid actually. ठीक है. Then ये बोल रहा था SSC took a forward exchange rate. It took a forward exchange rate on 5/10/2021. The current assessment year, when the rate specified in the contract was 67 per USD. Rupees 67 per USD. Okay. So now ये इसका क्या मतलब? अब हम ये बोलेंगे कि क्या है ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? रेट स्पेसिफाइड वाज 67. ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम हेजिंग ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज हेजिंग ट्रांजैक्शन. हेजिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? यू ट्राई टू रिड्यूस योर एंटिसिपेटेड लॉस. ठीक है, इसके लिए हेज करते हैं. हेजिंग मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लाइक एन इंश्योरेंस. यू कैन से इंश्योरेंस जैसा है. ओके. सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जो बोला है, ये इसका 65 इसका रेट था व्हेन ही बॉट इट. ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर एंड में दिस रेट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. उसको लग रहा है कि ये रेट 69 होने वाला है. ओके. he feels that the rate will reach 69. तो then ये इसका liability बढ़ जाएगा. 65 minus 69, his liability will increase. Correct है ना? तो इसके लिए जो है ना, you have these people. ओके, ये hedging transaction किया जाता है इसके लिए. इसमें ये बोलते हैं कि जो कुछ लोग ऐसा ऑफर करेंगे, ठीक है, इसको लग रहा है 69, वो बोल रहे हैं आज की तारीख में तुम मेरे को 67 में दे दो. ओके. As of now, you pay me based on 67. यानी वो हेजर बोल रहा है. ठीक है, हेज करने वाला बोल रहा है. यानी 65 मैंने 67, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा तुम आज दे दो मेरे. ठीक है, you give me today. At the end of the period, in 31st मार्च जब होगा, 31st मार्च जब होगा, ठीक है, अगर ये रेट 67 से कम आ गया 66, तो मेरा प्रॉफिट. ठीक है, अगर ये ज्यादा रह गया, जैसे 16, ये 69 सोच रहा था, 68 में सपोज रुक गया. ठीक है, तो ये जो हेजर है आपका, इसने कितना लिया? 67 के बेसिस में लिया आपसे. तो 67 से ऊपर जो है वो हेजर का लॉस हो जाएगा. लाइक एन इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन. ओके, सो दिस इज लाइक एन इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन. इफ आई रिपीट दिस द सेम पॉइंट, हाउ एन हेजिंग ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. ओके, वन इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. ओके, forward exchange rate or forward exchange transaction. Okay, what is done here is this is called an hedging transaction. Hedge means you are trying to minimize your loss. So now in this case, okay, in this case you already know. Okay, right now say your rate is 65. Okay, 1 rupee. For one, the rate of 1 unit of the foreign currency
is 65 Indian rupees. Okay, you feel that by the end of the year, this is going to increase to 69. That means you will have a loss of 4 rupees, correct? So then you look for an insurer. Hedging is kind of, it's not an insurer, okay? Don't use the term insurer, it's called hedging. Uska naam hi hai. It's a specified name for your foreign exchange kind of transactions, okay? But you can liken it to an insurance, okay? वो insure कर रहा है बस अपने आप को, basically, right? So he says, so he will go and see, look for contracts from this hedger. He says that I have this $65. What contract you can give me? Hedger says, okay, I'll give you a contract of 67. You have to pay me 2 rupees more. 65 is the current rate. Right? Pay me 2 rupees more. Okay, for the entire units, whatever you have. Okay, so I'll give you the contract. So after you pay 67, at the end of the year, if it goes over 67, that is my liability. It is not your liability. यानी ये 67 अगर सचमुच में 69 हो गया तो हेजर का 2 रुपया लॉस हो गया और इसका क्या हो गया, इसने 2 रुपया लॉस बचा लिया ना. So that is why reducing your anticipated loss. This he has been able to reduce his loss by 2. Okay, and in this case the hedger has suffered a loss by 2. Sorry. Okay, so this is called your hedging transaction. So ये है आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. सो यहाँ पे he has taken a forward exchange rate on 510. ठीक है, and he took it at 67. Okay, so he paid 2 rupees more basically. Okay, now we have to compute depreciation for these 2 years. Ignore additional depreciation. So basically all these things, what it means is for you, he has paid 2 rupees more here. Okay, he has paid 2 rupees more on his 1 lakh euro. ठीक है, ओके. यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम में स्लाइट माइनर मिस्टेक. ओके, यहाँ पे यूरो बोला है, यहाँ पे यूएसडी बोला है. दिस आल्सो शुड बी यूरो. बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम करेंसी. ठीक है, चलो तभी इसका करते हैं डिप्रिसिएशन. आपकी कुछ प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं है, नथिंग एट ऑल इन दिस. ये बस इतना है कि आप हाउ विल यू ट्रीट दिस 67 माइनस 65, वही आपको मालूम होना चाहिए. तो चलो स्टार्टिंग में इट इज 39. ओके, 39 को ही बॉट दिस मशीनरी. So opening WDV will be 0. Opening WDV is 0. इसको खरीदा नहीं था तब तक. Okay, then he purchased. So he purchased it for how much? 65. 65 was the exchange rate, right? 65 into 1 lakh 65 में इसका खरीदा, ये परचेज हो गया. ओके, और डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 29-22 जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा उसको. ओके, एंड देन योर WDV हैज कम. ठीक है, सब हम नॉर्मली चल रहे हैं. ओके, नथिंग हियर. अब नाउ आफ्टर 1/4/2021 यहाँ पे in between this in between 21-22 he took the hedging transaction and he paid 2 rupees for 1 euro. तो 1 lakh euros के लिए he paid 2 lakh rupees. तो ये 2 lakh rupees जो है एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो गया. एक्चुअली इट हैज बीन एडेड टू योर WDV. वो पॉइंट हम देख रहे हैं. ये पूरा जो हमने देखा इसका नया कुछ नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट हम देख रहे हैं इसका क्या होगा करके. ओके, दिस पॉइंट वी आर सीइंग what will happen to 2 lakh. So it will get added to your WDV and you get this then. Okay. इसके बाद depreciation will be on this value. इस वैल्यू का depreciation next year मिलेगा. That's all. ठीक है, ये बस यहाँ पे आपको देखना है और कुछ नहीं. ठीक है,
ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। उसमें बस यही चीज, इसी को बोलते हैं हेजिंग कर रहे हैं आप। तो उसका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं वो लोग, दे विल गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट। और देन अगर इससे ऊपर जाता है, देन it is not their loss. Beyond this two, it will not be his loss. ठीक है, तो ये था हमारा दिस वाज सेक्शन 43A जो हमने which we saw just now was 43A. This is an addition to that 43AA. ओके, तो अब जैसे हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, राइट, वी हैव गॉट AS, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, SA स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, और वही जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर IAS एंड IFRS, ठीक है। वैसे यू हैव गॉट टैक्स स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्सेशन आल्सो, ठीक है। सो फिलहाल अभी जैसे 10 स्टैंडर्ड्स फॉर टैक्सेशन है एंड दैट इज कॉल्ड एज ICDS। ICDS स्टैंडर्ड्स है ये, इसमें इन फ्यूचर विल आई जस्ट टेक यू थ्रू क्या होता है जैसे ICDS इन शॉर्ट, ये आपको मालूम होगा। ओके, तो इसके ज्यादा नहीं, हमारे पास 10 ही स्टैंडर्ड्स है। इट इज कॉल्ड एज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इट इज नथिंग बट योर DT डायरेक्ट टैक्स के स्टैंडर्ड्स। ओके, जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। सिमिलरली यू हैव डायरेक्ट टैक्सेशन स्टैंडर्ड्स। ओके, सो चलिए, तो ये जो पॉइंट है, दिस जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव रेड अबव, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एनी गेन और लॉस, ठीक है, being computed in accordance with ICDS, ठीक है, okay, arising due to change in foreign exchange rates shall be treated as income or loss, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, ये तो एक एडिशनल लाइन है, being computed in accordance with ICDS, ठीक है, यानी सही तरीके से यह computed it. Any gain or loss arising due to change in foreign exchange rates shall be treated as income or loss, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि उसको यू विल नॉट कैपिटलाइज इट, यू विल ट्रीट एज इनकम और लॉस। 43A में ऊपर हमने पढ़े हैं यू विल कैपिटलाइज इट, राइट। व्हेन यू आर एडिंग टू द एक्चुअल कॉस्ट, यू आर एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कैपिटलाइजिंग इट, ठीक है। सो ये किसके लिए है, वो किसके लिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर सम स्पेसिफिक थिंग्स, ओके, applies to all foreign currency transactions including monetary non monetary items, ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। जब कंपनी के फॉरेन में भी ऑपरेशंस होते हैं ना, तो व्हेन यू कंसोलिडेट इट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब करते हैं, ओके, तो फॉरेन ऑपरेशंस का बैलेंस शीट है, ठीक है। व्हेन यू कंसोलिडेट इट, हो सकता है कि यू विल बिकॉज दिस हैज बीन मेड इन फॉरेन करेंसी, करेक्ट। सो व्हेन यू ट्रांसलेट इट, यू विल आइदर हैव अ लॉस और प्रॉफिट ऑन करेंसी ट्रांसलेशन, करेक्ट। सो अगर इसके करेंसी ट्रांसलेशन में यू हैव गॉट एनी लॉस और प्रॉफिट, देन डायरेक्टली इट विल गो टू योर P&L, ठीक है। ये देन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी हमने देखा व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज अबव, ओके, सो दैट विल आल्सो गो टू P&L। सो ऊपर वाला दैट इज एन एक्सेप्शन, विल कम टू दिस, ओके। उसके अलावा कोई भी हो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट विल गो टू P&L। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम एज दिस, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ, ये जो जब ट्रांसलेट करते हैं, व्हेन यू ट्रांसलेट इट योर foreign financial statements, you translate it to your consolidated statement at the end of the period. अगर, so what happens is, say if you are getting a currency profit, वो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर दैट करेंसी ट्रांसलेशन प्रॉफिट टू अ रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व,
एक्चुअली दीज टू पॉइंट्स आर वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट यू कैन से सेम। ठीक है, ये सब कुछ भी हो, so in general whatever happens, okay, you directly take foreign currency translation things to PNL, don't capitalize it, okay. समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, 48A इज नॉट एप्लीकेबल फॉर केसेस कवर्ड अंडर 43A। तो 43A को पहले कर लेना है, अगर 43A में आता है वो, दैट इज अ केस कवर्ड अंडर 43A, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट वाला केस है, so you'll follow 43A only. Apart from that कोई भी हो, you follow 43A. Okay, ठीक है, समझ में आया? Any doubt? नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट विल बी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि आपको लॉस आ रहा है, ठीक है, लॉस आ रहा है एंड योर डेप्रिसिएशन पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं हुआ, नॉट फुल्ली अब्सॉर्ब। ठीक है, यानी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आप उसको चार्ज नहीं कर पाए क्योंकि आपको लॉस हो गया, you couldn't charge some part of depreciation, उसको बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, दैट वी आर सीइंग। ओके, it is depreciation which could not be fully deducted from profits and gains of current year due to insufficient profit। ठीक है, डिडक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यू कैन डिडक्ट इट फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर हेड। दूसरा जो हेड है आपके, किसी भी हेड से आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओके, यू कैन डिडक्ट इट फ्रॉम एनी अदर हेड, 5 हेड से हमारे, ठीक है, यू कैन डिडक्ट फ्रॉम एनी अदर हेड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरीज। ठीक है, इसके अलावा यू कैन डिडक्ट इट इन एनी अदर हेड इफ स्टिल अनअब्सॉर्ब्ड, फिर भी डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब नहीं हुआ पूरा। ओके, यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड। अब इसको सालों साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट में यू कैन चार्ज इट। ठीक है, you can carry forward for indefinite period and can be set off against any income except with casual income and salaries. Again, casual income and salaries में is not allowed, otherwise you can set it off. So basically क्या बोल रहे हैं, करंट हमारा पीरियड है, फॉर करंट पीरियड, ठीक है, यू हैव अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, करंट पीवाई, ठीक है, आपके पास अनअब्सॉर्ब्ड है। अब क्या करोगे, इसको सेट ऑफ विथ, okay, all any other head, any other head में प्रॉफिट आ रहा है आपको, you can set off with any other head, ठीक है, except casual income। ठीक है, casual income of winning from lotteries, crossword puzzles, games, okay, वो सब that comes under casual income। ठीक है, ठीक है, and salaries। सैलरीज को स्पेसिफिकली क्यों रखा है, क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप काम नहीं कर सकते कहीं, राइट। So if you are working for a company or working somewhere, okay, then normally you are not allowed to run your own business। ठीक है, both don't go hand in hand, इसलिए सैलरीज के साथ नहीं दिया जाता with business। okay, that's why salaries is there। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्ट, ये एक सेट ऑफ कर लिए। अभी फिर भी बैलेंस इज रिमेनिंग नाउ, ये सब आपने करने के बाद you have, करने के बाद here your balance of unabsorbed depreciation। तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, आराम से आप इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाइए।
ठीक है, ये है आपका फ्यूचर बोल देता हूँ, मतलब सिर्फ नेक्स्ट नहीं, फ्यूचर के जो भी एक एक करके आप यू कैन टेक इट फॉरवर्ड लाइक दैट, फ्यूचर पी वाइज। ठीक है, फ्यूचर पी वाइज में आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ विथ एनी अदर हेड, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया ये? ओके, सिंपल चीज है बिल्कुल। ओके ओके, देन और इसमें फॉर अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ओके, ये दिस इज वन ऑफ द हाईली प्रेफरेंशियल डिडक्शंस दैट वी गेट। कंटिन्यूएशन ऑफ सेम बिजनेस नॉट नेसेसरी, ठीक है, आपका बिजनेस अगर इफ इट इज डिसकंटिन्यूड आल्सो देन यू कैन स्टिल क्लेम अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। नॉर्मली हमने देखे कि बिजनेस जो है आपका चलना चाहिए कोई भी एक्सपेंस के लिए, but business should be there only then you get deductions, right, in normal cases। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इवन बिजनेस बंद भी हो गया you will get deduction of unabsorbed depreciation। और सेट ऑफ का ऑर्डर बताया गया है, करंट ईयर डिप्रिसिएशन फर्स्ट, तो करंट ईयर डिप्रिसिएशन you will deduct, right, then brought forward business loss and then unabsorbed depreciation, this is the order। फर्क कुछ नहीं पड़ता, अनअब्जॉर्ब्ड का आप नीचे रखोगे सबसे, क्योंकि आप यू कैन कीप ऑन फॉरवर्डिंग इट, करेक्ट, ठीक है। सो अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन शैल बी, ठीक है, एडेड टू द अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन इन द फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, है ना, फॉलोइंग प्रीवियस ईयर का डिप्रिसिएशन के साथ ही आप बोल सकते हो उसको, दिस, ये और ये एक ही चीज है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इसको पहले आप सेट ऑफ करोगे देन इसको करोगे आप, ओके, and deemed to be depreciation allowance for that previous year and so on। तो ये और ये दोनों depreciation है, अगर ये भी आपका फुल्ली इस बार अनअब्जॉर्ब्ड रह गया तो वो भी चीज जो है इस अनअब्जॉर्ब्ड में ऐड हो जाएगा ना, ये आगे जाएगा। ओके, व्हाट ये सब्जेक्ट टू 72 to 63 ये क्या लिखा है, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, एंड ये हमारा सेपरेट चैप्टर है, इसको डिटेल में इसमें करेंगे, इसलिए इस बार इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। सेट ऑफ में जो है आपके फॉर सेटिंग ऑफ देयर आर सर्टेन रूल्स मेंशन्ड देयर, ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ उसके उसके रूल्स को फॉलो करना है वेल सेटिंग ऑफ, ठीक है। तो जस्ट आपको एक ये दे दिया गया है शॉर्ट समरी टाइप, ठीक है, बट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में देयर इज अ डिटेल्ड लिस्ट, क्या एक्सपेंस क्या इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ऑल दैट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग सब्जेक्ट टू दैट। तो जब हम वो करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली, ठीक है। तो इसमें अभी ये केस में क्या आपको ये देखना है कि यू कैन अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को बेसिकली यू कैन सेट इट ऑफ विद एनी इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरीज, बस ये चीज मेन है, ठीक है। सो आपका बेसिकली योर करंट ईयर डिप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन दोनों मिला के आपका डिप्रिसिएशन अलाउंस माना जाता है, ओके, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी बात ये है इसमें कि करंट ईयर डिप्रिसिएशन इससे 10,000, ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड इससे 20,000, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देता हूं मैं 30,000, इफ आई ऐड बोथ, ठीक है। तो जितना आप डिडक्ट कर सको आप कर लोगे, बाकी तो आपका आगे जाने ही जाना है, राइट, you are anyway getting a chance to deduct it fully, but just follow this order the way it is given, okay। overall जब आप दिखाओगे कहीं you'll just add unabsorbed to depreciation और उसको हम total depreciation करके दिखाएंगे, okay, it's called unabsorbed depreciation, ठीक है। अभी और and carried forward for any number of years, आप कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट बीन फाइल्ड, रिटर्न भी आपने नहीं भरे तो भी यू कैन कैरी फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, तो अभी हाउ आर यू ऑल प्लेस्ड, कैन यू टेक वन मोर सेशन कि आप लोगों को यू वांट मी टू कंटिन्यू टुमारो और यू आर ऑल ओके टू गो अहेड विद वन मोर सेशन, एक ब्रेक के बाद हम ले सकते हैं एक और सेशन, या tomorrow, sir.
tomorrow? Okay. Yes, sir. चलो चलो ठीक है, ओके, बिकॉज देन शुड नॉट बिकम सो ये कि समझ में नहीं आ रहा है करके, ठीक है। So now two people are asking me to continue. Okay, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट स्टॉप हियर एज ऑफ नाउ, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो, राइट। और ये अभी तक जितना पार्ट है इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, बिकॉज ऑल दिस will help us in the future sessions. Okay, I'll load these 3 lectures now. Okay, and we'll meet at 8 for cost accounting, whoever is in cost accounting or in. Okay, then see you all. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye.